24 फरवरी हमारा फर्स्ट टॉपिक, इसको हमने 22 फरवरी को कवर किया था। हम ना दो कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट आती है जब भी हमारी रुपये की वैल्यू कम हो जाती और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद ना इंडिया में जितने भी आते हैं ना FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये ना अपना पैसा इंडिया से निकाल लेते हैं और कहीं और अगर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पे अपनी इन्वेस्ट करते हैं। और जब से US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने, उन्हें ना काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तब से ना रुपये की वैल्यू कम हुई है और डॉलर ना काफ़ी मजबूत हुआ है। तो दुनिया भर में जितने भी इन्वेस्टमेंट आती है कैपिटल मार्केट से, वहाँ से हट रही है और वो जा रहे हैं US के कैपिटल मार्केट में। तो हमारे पास ना अब डॉलर कम हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए RBI ना इन्फ्यूज़ कर रहा है लिक्विडिटी को मार्केट में वाया डॉलर रुपी स्वैप डील। इसमें क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस में GS3 में इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन हो सकता है। करेंसी स्वैप मतलब मार्केट की लिक्विडिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए RBI या दुनिया भर के जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है ये स्टेप उठाते हैं। अभी RBI ने इंजेक्ट किए $10 बिलियन इनटू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में थ्रू ए डॉलर रुपी स्वैप एक्शन। मतलब RBI ने बैंक के पास अपना रुपये दे दिया और बैंक के पास जो डॉलर था वो अपने पास रख लिया। तो इस वजह से मार्केट में ना लिक्विडिटी स्टेबल हो सकती है। हमें एड्रेस करना है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कंसर्न अमॉन्ग डोमेस्टिक लेंडर से बीच में, मतलब हमारे बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास क्या कंसर्न आ रहे हैं, हमें इशू क्या हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं इंडिया से ना जो फॉरेन कैपिटल है वो ना फ्लाइट कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट से, क्योंकि जो इन्वेस्टर ना उनको बेटर रिटर्न मिल रहा है US के कैपिटल मार्केट में। उसके बाद तो जो स्ट्रेंथन हो रहा है US का डॉलर अगेंस्ट ग्लोबल करेंसी, ये हमारे लिए चिंताजनक विषय हो सकता है। अभी जो करेंसी स्वैप के द्वारा हम इंजेक्ट करेंगे इनटू बैंकिंग सिस्टम में, तब ना जो लेंडर होते हैं डिपॉजिट करेंगे अपना डॉलर RBI के पास में और उनसे ले लेंगे रुपीज़। लेकिन ये जो रुपी और डॉलर के एक्सचेंज होंगे ना, तो उसके बाद में आने वाले समय में जब स्टेबिलिटी ठीक हो जाएंगी RBI अपने डॉलर को, अपने रुपये को बायबैक कर लेगा। ये उनका प्री एग्रीमेंट है। इसको कहते हैं ऑथराइज डीलर 1, जिसको RBI सैंक्शन देता है। अभी जो करेंसी स्वैप हम कर रहे हैं ये ना एक सेंट्रल टूल है सेंट्रल बैंक का, और डिप्लॉय करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ वैलेटिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। हमारा यहाँ पे प्राइमरी एम क्या है, हमें स्टेबलाइज करना है लोकल करेंसी को, हमारे इंडियन करेंसी को। हम मिटिगेट करेंगे लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट इन डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में, साथ ही कर्व करेंगे इन्फ्लेशनरी प्रेशर। यहाँ से एक पॉइंट अच्छा मिलता है। हमने लास्ट टाइम देखा था इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें ना लिक्विडिटी क्रंच काफ़ी ज़्यादा है। अभी वो जो डेफिसिट है बढ़ गया है $1.7 ट्रिलियन का। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है लिक्विडिटी क्रंच क्या होता है। अभी हम करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन करेंसी स्वैप। लास्ट टाइम हमने किया था 2019 में, जब हमारा फॉरेन रिजर्व ठीक ठाक था, लेकिन हमें इंश्योर करना था डॉलर की अवेलेबिलिटी इन मार्केट में, साथ ही रुपये की लिक्विडिटी को भी हमें संभाल के रखना था। लेकिन हम जो कर रहे हैं अभी 2025 में, ये ना काफ़ी सिचुएशन हमारे लिए चैलेंजिंग समय अब हम दिखाई देता है, क्योंकि हमारी रुपये की वैल्यू काफ़ी कम हुई है और ना 85 पर डॉलर तक वो इतनी नीचे आ गई है। उसके साथ ही हम देखते हैं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इनको कहते हैं हॉट मनी। किसी भी कंट्री के कैपिटल मार्केट में इनको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखता है, ज़्यादा पेमेंट मिलेगा रिटर्न, तो ना ये इंडियन मार्केट से अपना पैसा उठा लेते हैं और वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्होंने लास्ट कुछ दिनों से रफली निकाले कितने $31 बिलियन फ्रॉम इंडियन इक्विटी मार्केट से। और उसी लिए RBI ने लास्ट ईयर क्या किया था, सोल्ड किए $111.2 बिलियन हमारे फॉरेक्स का 18%, क्योंकि हमें स्टेबलाइज करना है हमारी रुपये को।
जो इंडियन बैंक्स है, अब उनके पास जो पैसे आएंगे ना आरबीआई के द्वारा, उन्हें कैपिटलाइज करना चाहिए दिस लिक्विडिटी को इनटू मार्केट में। तो बैंकिंग क्या करेंगी, अपना क्रेडिट रिच बढ़ा देना चाहिए। साथ ही उनको इंश्योर करना चाहिए जो भी आप पेमेंट करोगे बैंक में, बैंकिंग पैसा मार्केट में दे देंगी। उस वजह से इंडिया की जो साइकिल है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, वो काफ़ी बढ़ जाए। उस वजह से जितना कैपिटल मार्केट महंगा हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बन जाए। एम्प्लॉयमेंट आएंगी तो वेज ग्रोथ की बात रहेंगी, साथ ही जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड भी फुलफिल हो जाएंगी। अब आते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल पे। इंडिया की जो इंडस्ट्री ना, वो ना इनोवेशन पे फोकस करे, ना कि किसी माइंडलेस टॉयल पे। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंस के पॉइंट हमें यहाँ से मिलते हैं। क्या है आर्टिकल, देखते हैं। इंडिया के जो वर्कर है, हम देखते हैं इंडिया में जो परडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है, इनका कहना है ओनली 21% हमारे वर्कर जो ना रेगुलर जॉब उनके पास है और सैलरी मिलती है, और बाकी जितने बच्चे ना वो आते कैजुअल वर्कर में, वो आते इनफॉर्मल और काफ़ी घंटे तक काम करते हैं। अगर आप ना रेगुलर वर्कर भी हो तो आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि उसमें से आधे फेस करते हैं इनफॉर्मल वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे ना जॉब का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, कोई एलिजिबल पेड लीव नहीं, साथ ही नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इनके सामने बड़े चैलेंज आते हैं। हमारी इंडियन इंडस्ट्री उनको ना काफ़ी बेनिफिट मिलता है चीप लेबर से, क्योंकि आपके पास लेबर सस्ता है तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। डिराइव इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टेक्नोलॉजी का मिलता ही मिलता है, इनोवेशन का होता है, लेकिन चीप लेबर का बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्री को ज़्यादा है। वर्कर इन रिच कंट्रीज, वो ना काफ़ी कम समय काम करते हैं, लेकिन उनकी ना प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है दो इन डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2024 इनकी एक रिपोर्ट आई थी। इन्होंने कहा दुनिया में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी एवरेज वीकली काम के घंटे कितने होते हैं। तब उन्होंने यूएस को देखा तो ना वहाँ पे एक वर्कर 38 आवर काम करता है, जापान का वर्कर 36 आवर काम करता है, और इंडिया का वर्कर काम करता है 46 आवर। हमारे पास इंडिया में जितने बिग बिजनेसेस आते हैं वो ना अभी कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट कर रहे हैं, वो चल रहे अपनी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज सेक्टर से वो निकलते जा रहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि उनको पता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना काफ़ी गवर्नमेंट के रेगुलेशन आते हैं, जिस पे आते हैं वेजेस के, वर्किंग कंडीशन पे। लेकिन ये जो रेगुलेशन ना, ये हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता नहीं है, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं है। तो इंडियन इंडस्ट्री अब फोकस कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल आए, एक आता है कोयम्बतूर से, दूसरा आता है लुधियाना से। ये ना काफ़ी क्राउडेड इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन ये ऑपरेट करते हैं छोटे छोटे शेड में, मतलब एक एक घर में, एक एक दुकान में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ईच शेड प्रोड्यूस करता है स्मॉल पार्ट, जो बाद में बन जाता है प्रोडक्शन नेटवर्क का बड़ा हिस्सा, जिसको कोऑर्डिनेट करते हैं बड़े बड़े कंपनी। तो कंपनी ना इस छोटे पार्ट को असेंबल करते, अपना मैन्युफैक्चरिंग कर लेते बड़ी प्रोडक्ट की तरफ। तो जो रिलेशन है बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फर्म के बीच में इंडिया में काफ़ी वीक है। ये दोनों को ना म्यूचुअली सपोर्ट नहीं करता, इनरिच नहीं करता। लेकिन इसी को लेके जापान ना काफ़ी प्रॉस्पर हुआ है, उनके पास काफ़ी ग्रोथ हुई है। वहाँ के स्मॉल एंड लार्ज फर्म मिलके काम करते हैं। इंडिया में उसका उल्टा है, लेकिन इंडिया में इंस्टीड इन फिबलिंग स्मॉल फर्म्स इवन मोर। तो जो हमारे छोटे मोटे उद्योग आते, स्मॉल फर्म आते, उनके सामने काफ़ी इश्यूज़ है, क्योंकि जब भी बड़ी कंपनी उनसे कुछ काम करवाती है तो ना उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता, जो कंपनी सप्लाई करते हैं उनका भी पेमेंट नहीं मिलता। तो उनके पास फ्रेश फंड की कमी हो जाती है उनके फैक्ट्री काम कराने के लिए। जो स्मॉल फर्म होती है वे वीक कर जाती, इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट, गवर्नमेंट फंड देती नहीं, फंडिंग सपोर्ट करती नहीं, बैंक क्रेडिट भी मिलता नहीं, क्योंकि आपके पास इनफॉर्मल सेक्टर में बैंक क्रेडिट मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो राइजिंग हो जाता है कंपटीशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट। साथ ही हम ना इम्पोर्ट कर लेते हैं बाहर से प्रोडक्ट, जैसे चाइनीज सस्ता मटेरियल। तो हमारे जो स्मॉल फर्म आते हैं इनको ना कोई सामान लेता नहीं। हमारे जो इंडियन फैक्ट्रीज आती है ये इंक्रीजली डिपेंड हो रही है ऑन वर्कर पे, जो एम्प्लॉय हो रहे हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। मतलब हमारी फैक्ट्री ना कॉन्ट्रैक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रही, आप ना कैजुअल लेबर लाए, हम ना परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, रैदर दैन दोज टू डायरेक्टली एम्प्लॉय। ये जो वर्कर होते ना कैजुअल वर्कर, ये ना प्रोटेक्शन मिलता नहीं उनको लेबर रेगुलेशन का, साथ ही उनको जो सैलरी आती है काफ़ी कम होती है।
और जो लो वेज पे काम करते हैं माइग्रेंट वर्कर, उनकी कंडीशन ना काफ़ी ख़राब है। इनको फेस करने होते मल्टीपल डिसएडवांटेज। एग्जाम्पल आया है गारमेंट इंडस्ट्री का। इंडिया की जो गारमेंट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है ना, अभी 3% के पास रुक चुका है लास्ट 2 डिकेड से। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। हमें फेस करना है कंपटीशन फ्रॉम चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम। इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया है इंडिया के गारमेंट इंडस्ट्री को इन इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे सामने मेन बैरियर क्या आता है? क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री ना, ये अभी भी कैपिटलिस्ट की तरफ चल रही है, लेकिन वो अपने फर्म को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहती, क्योंकि वो डिपेंड रहते हैं इंडिया के चीप लेबर पे। उनके पास कोई एम्बिशन नहीं है कि वो अपना लिमिटेड एडवांटेज से बाहर निकले लो वेज से, और डोमेस्टिक एंड नीचे सेगमेंट पे फोकस करे एक्सपोर्ट मार्केट में। ये ना राइटर का पर्सनल व्यू है। तो हमारा जो वर्किंग क्लास है, हमें ना उनकी परचेसिंग कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उनके पास ना कम है लो वेजेस है, साथ ही काम के घंटे ज़्यादा है। तो हम ना उनके काम के घंटे को कम करना चाहिए, उनको एक ज़्यादा टाइम मिले, वो अपने पे ध्यान दे। साथ ही उनकी जो माइंड है, उनकी बॉडी काफ़ी थकी होती है, उनको रेस्ट को भी सफिशिएंट टाइम मिले। अब आते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ। सेकंड आर्टिकल एंड थर्ड आर्टिकल दोनों ना लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट आर्टिकल आता है इंडियन इंडस्ट्री के अंडर में, इंडिया के अंडर में। सेकंड आर्टिकल अभी हम जो देखेंगे ये आता है आउट ऑफ इंडिया। दोनों को एक जगह मिलके पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सिमिलर पॉइंट पे कवर कर रहे हैं, एक इंडिया के अंदर में, एक इंडिया के बाहर में। अभी ना एक फिक्की की स्टडी आई थी जिसका नाम था ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इन्होंने एस्टिमेट लगाया है बाय 2030 तक जो डिमांड रहेंगी ना स्किल वर्कर की, ये सप्लाई से ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब सप्लाई में मिसमैच हो जाएगा। तो हमें शॉर्टेज हो सकता है ओवर 85 मिलियन पीपल का। हमें ना इस चैलेंज को एड्रेस करना है, तो हमें चाहिए टारगेटेड स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, साथ ही प्रोएक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन। हम ऑप्टिमाइज करेंगे वर्कफोर्स मोबिलिटी की, साथ ही इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की। हम बनाएंगे नेशनल लेवल पे एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे गवर्नमेंट के बीच में, साथ ही प्राइवेट सेक्टर के बीच में, साथ ही अदर स्टेक होल्डर को लेके हम ना एक डायलॉग करना चाहिए, ये राइटर का कहना है। हमारे सामने 3 ज्योग्राफिक रीजन आते हैं जहाँ से हमें ना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यूरोप, साथ ही ऑस्ट्रेलिया। इमर्ज हो रहे 3 की ज्योग्राफीज जहाँ पे वर्कफोर्स मोबिलिटी काफ़ी क्रिटिकल है। सबसे बेटर इनको चाहिए हेल्थ केयर वाली मोबिलिटी। ये कॉमन रिक्वायरमेंट है अक्रॉस ऑल 3 रीजन में, जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन काफ़ी एजिंग हो रही है, साथ ही हेल्थ केयर की नीड भी बढ़ रही है। इनको चाहिए सर्विस प्रेवलेंट इन 3 रीजन में। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डिमांड रहेंगी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से, साथ ही ऑस्ट्रेलिया से। यूरोप जो ओल्डेस्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उनको चाहिए रिक्वायर मोर सर्विस सेक्टर वर्कर्स। यहाँ से ना GS1 में सोसाइटी का क्वेश्चन बन सकता है माइग्रेट पीपल के वर्किंग कंडीशन पे, GS2 पॉलिसी भी क्वेश्चन आ सकता है, GS3 इकोनॉमी में भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी वर्कर की डिमांड ना काफ़ी बढ़ रही है डिफरेंट सेक्टर में, जैसे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एंड सस्टेनेबिलिटी। लेकिन इसके सामने कुछ बैरियर हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट आता है रेगुलेटरी एंड इमिग्रेशन बैरियर, जिसमें ना कॉम्प्लेक्स वीज़ा प्रोसेस होती है, स्ट्रिगर्ड वर्किंग परमिट्स रेगुलेशन होते हैं, साथ ही रिक्वायरमेंट हो जाती है माल प्रैक्टिसेस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। थर्ड आता है पॉलिसी बैरियर, स्किल मिसमैचेस। 4 आता है लैंग्वेजेस एंड कल्चरल बैरियर्स। हमें ना एड्रेस करना है इस बैरियर को, तो हम क्या करेंगे? हमने कुछ स्टेप उठाए हैं, इनिशिएटिव लिए। फर्स्ट आता है हमने बायलैटरल एग्रीमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है। हम कर रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमें प्रोटेक्ट करना है राइट्स ऑफ इंडियन वर्कर के। साथ ही अभी हमने किया है जॉइंट इंडिया UAE विजन, हमने इसमें रिकॉग्नाइज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल कोऑपरेशन बिटवीन 2 कंट्री के। थर्ड आता है हम ना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस कर रहे हैं, जो डिमांड है ग्लोबल मार्केट में, वो स्किल हम अपने वर्कर को दे रहे हैं। 4 आता है हमने ना कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जो वर्कफोर्स को सपोर्ट करे, जहाँ पे ऑनलाइन रिक्वायरमेंट सिस्टम फोकस करते इंश्योरिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर के लिए और उनके फ्रॉडस्टर से बचाया जाता है।
हम देंगे सेक्टर स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग, हो सके हम सपोर्ट लेंगे PPP का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। हम प्रमोट करेंगे सर्कुलर माइग्रेशन, साथ ही मोबिलिटी को। अगर हम ना कर पाएंगे इलीगल माइग्रेशन को, तो हम ना प्रोटेक्ट कर पाएंगे हमारे वर्कर को फ्रॉम एक्सप्लॉइटेटिव एजेंट के द्वारा, और हम इन्हांस कर सकते हैं इंडिया के ग्लोबल रेपुटेशन को एज अ रिलायबल सप्लायर ऑफ स्किल लेबर। अब आते हैं आगे। हमने लास्ट वीक देखा था कोई यूट्यूबर है और उन्होंने कोई कुछ अलग गलत बात कर दी, तो ना उसके बाद इंडिया में हर पुलिस स्टेशन में, मतलब हर जगह पे उन पे ना FIR दर्ज किया गया है, FIR। तो हो सके इतनी पुलिस फोर्स उनको पकड़ने में आ सकती है, कोलकाता की, मुंबई की, मद्रास की, दिल्ली की। तो वो ना चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि ना मुझे अरेस्ट नहीं करना है, मुझे चाहिए एंटीसिपेटरी बेल, मतलब आपको अरेस्ट करने से पहले आप ना कोर्ट में सरेंडर हो जाओ। अगर पुलिस मुझे पकड़ लेंगी तो हो सके मुझे हरासमेंट करे। तो कोर्ट का कहना है एंटीसिपेटरी बेल ना ये आती है आर्टिकल 32 के अंदर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। ये इन्फोर्स करता है हमारा फंडामेंटल राइट, जहाँ पे ना आर्बिट्री पुलिस एक्शन के खिलाफ हमें सुरक्षा मिलती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जितने भी FIR इन पे दर्ज है डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, इनको एक जगह मर्ज करेगा और एक सिंगल FIR बन जाएगा। अगर इनको सारे केसेस में, तो इसके बाद क्या होगा, उनको ना हर कोर्ट में, हर पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट उनको एक पुलिस स्टेशन अलोकेट करेगा, उनके पास वाला आप जाइए और वहाँ पे बैठ जाइए। अगर इन सारे FIR में इन पे केस चलता है और उनको अगर सज़ा भी होती है, तो उनको ना सिर्फ एक सज़ा झेलनी पड़ती है, नहीं तो इतने पुलिस स्टेशन, इतने कोर्ट रहेंगे और हर एक कोर्ट की सज़ा अलग रहेंगी, तो ये यूट्यूबर कहाँ जाएंगे। तो एक केस आई थी 2022 में प्रतीक बंसल की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, अगर किसी भी क्राइम है, आरोप है, तो इतने FIR की जरूरत नहीं, आप ना एक FIR काफ़ी सफिशिएंट है, बाकी FIR को आप एक जगह मर्ज कीजिए, क्योंकि हो सके जो स्टेट मशीनरी ना वो हरेस करे या एब्यूज करे किसी विक्टिम को या किसी आरोपी को। तो लेकिन अगर आपको चाहिए बेल क्रिमिनल केसेस में, इसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है कि कब बेल मिले कब ना मिले, इस पर कोई हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है। यहाँ से प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही GS2 में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये ना पूरा डिटरमाइन करता है जज के माइंड पे, जज क्या सोच रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं। ये जज का डिस्क्रिप्शन होता है, इनको बेल दे या ना दे। तब अगर बेल देनी हो तो ना 3 फैक्टर जज ना अपने सामने रख सकते हैं। फर्स्ट आता है फ्लाइट रिस्क, अगर ये बंदा बाहर रहता है तो क्या कुछ खराब सिचुएशन कर सकता है और कुछ कर सकता है क्या। सेकंड आता है क्या ये विटनेस को दिक्कत देगा। थर्ड आता है क्या ये एविडेंस खराब कर देगा। अगर ये 3 सेट अगर बैठ जाते, नहीं बैठते, तो जज बेल दे या ना दे, ये उन पर डिपेंड करता है। साथ ही कोर्ट कह सकते हैं एक्यूज को अपना पासपोर्ट यहाँ पे रख दीजिए, अपना एक हाई बेल बॉन्ड हमें दीजिए। साथ ही आपको ना आपके नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जहाँ भी हो, आपको 24 आवर में एक बार जाना होगा। लेकिन एक केस आई थी सत्येंद्र कुमार 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल कंडीशन ऐसी मत दो कि ना बंदा वो पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि केस थी, क्योंकि उनको देना था एक किसी विक्टिम एक्यूज को, आप अपना PIN दे दो, अपना गूगल का एड्रेस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तब कोर्ट ने कहा था ये ठीक नहीं, क्योंकि उनकी भी राइट टू प्राइवेसी है जो प्रोटेक्ट है अंडर आर्टिकल 21 के अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ना हम बात करेंगे गैग ऑर्डर की। गैग ऑर्डर होता है मतलब किसी एक्यूज को ये बात ना बोलना है, पब्लिक के सामने नहीं जाना है, प्रेस मीडिया के सामने नहीं जाना है, ये बात करने की अब उनकी अनुमति नहीं रहेगी, यही है गैग ऑर्डर। लेकिन हमारा जो फ्री स्पीच का जुडिकेशन है ये फॉल कर जाता है प्रायर रिस्टेट के बीच में, तो हो सके ये प्रोवाइड करे स्टेट को इनकी स्पीच को कि आप ना ये ना बोले, वो यूँ ना बोले। तो यहाँ से एक अदर क्वेश्चन बन सकता है, क्या है गैग ऑर्डर्स। अब आते हैं इस छोटी न्यूज़ पे। अभी ना इंडिया में एक 2 दिन का समिट चलना है, एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसका नाम है वुमन पीस कीपर्स ऑन थीम, जिसकी थीम है वुमन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। वुमन का जो पीस कीपर का जो रोल है यूनाइटेड नेशन मिशन के अंडर में, ये हाईलाइट करेगा वुमन के कॉन्ट्रीब्यूशन को। इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री, साथ ही
सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही हो सके GS2 में या GS3 में सिक्योरिटी में क्या रोल है UN मिशन में वुमन का, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हम ना न्यूज़ पूरी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से हमें एक कीवर्ड मिलता है, हम उस पर फोकस करेंगे। वेव्स इनिशिएटिव हमें बूस्ट करना है ग्लोबल क्रिएटिव इकोनॉमी, गेमिंग अदर सेक्टर में। इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। वेव्स ये ना एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। हमारी जो पोजीशन है, हम बनाएंगे इंडिया को एक हब फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी का। यहाँ पे कुछ हाईलाइट हमें मिलते हैं, वेव्स बाजार, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, वेव्स अवार्ड। साथ ही हमारे यहाँ पे फोस्टर इनोवेशन करना, शोकेस करना इंडिया के कल्चरल साथ ही क्रिएटिव पावर को ग्लोबली। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, क्या है वेव्स इनिशिएटिव। अब आते हैं इस छोटी न्यूज़ पे, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। अभी ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन जा रहा है पेरिस, जहाँ पे अगले वीक में यूनेस्को की एक मीटिंग होगी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस पे। तो यहाँ पे उनको चाहिए, उनका कहना है हमारा जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उसको ना आप बना दीजिए, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग दीजिए, जिसमें ना छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले आते हैं, फोर्ट्स, लोहगढ़, सालेर, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्नाला, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खंडेरी, ये सारे आते हैं महाराष्ट्र में, और जिंजी जो आता है तमिलनाडु में। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही मराठा मिलिट्री लैंडस्केप पे GS1 में मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे म्यांमार, जहाँ पे हमें एक प्लेस मिलता है जिसका नाम है दवाई। यहाँ पे ना बन रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये लोकेटेड है अंडमान सी को टच करते हुए। यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ है दवाई और क्या सुर्खे में। यहाँ पे ना एक पोर्ट भी है, हो सके पोर्ट का क्वेश्चन बने। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।